अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, शीज़ोफ्रीनिया किस नौइयत की बीमारी है और ये इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब करती है, और इसके हवाले से मरीज़ को ख़ुद और उसकी फ़ैमिली के मेम्बरान को क्या आगाही होनी चाहिए, इसी पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मारूफ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, शीज़ोफ्रीनिया जो डिज़ीज़ है उसकी क्या नौइयत है और उसकी सिम्टम्स क्या हैं और कैसे ये महसूस होगा कि कोई फ़र्द जो है वो इस बीमारी का शिकार होने जा रहा है? मुआविया साहब, सबसे पहले तो ज़हनी अमराज को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ज़हनी अमराज दो अक़साम के होते हैं। पहला ये जिसे हम कहते हैं साइकोसिस, और दूसरा होता है न्यूरोसिस। साइकोसिस ये ऐसा ज़हनी मरज़ होता है या एक ऐसी एक कैटेगरी होती है जिनमें तमाम के तमाम ऐसे ज़हनी अमराज आते हैं जिनमें आपको अवेयरनेस नहीं होती, यानी कि जिनमें इंसान अपनी सेल्फ अवेयरनेस खो देता है। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? यानी अपना आप खो देता है, अपनी ओरिएंटेशन खो देता है। मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ, मेरा ताल्लुक़ कहाँ से है, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कौन हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी आती है उसे हम कहते हैं न्यूरोसिस। न्यूरोसिस में ऐसी बीमारियाँ आती हैं जिनमें इंसान को थोड़ी बहुत अपनी अवेयरनेस होती है या मुकम्मल तौर पे अपनी अवेयरनेस होती है। यानी आप यूँ समझ लीजिए, एक शख्स डिप्रेस्ड है, उसे पता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, जो थॉट्स आ रही हैं वो मुझे मज़ीद डिप्रेस कर रही हैं, जो थॉट्स आ रही हैं वो मनफी हैं और इनकी वजह से मैं डिप्रेस हो रहा हूँ। तो ये दो तरह के डिसऑर्डर्स हमारे पास आ जाते हैं, कैटेगरीज आ जाती हैं ऑफ डिसऑर्डर्स। अब जहाँ तक बात की आपने स्किज़ोफ्रीनिया की, तो स्किज़ोफ्रीनिया के जो सिम्टम्स हैं, उनकी अलामात हैं, वो ये होती हैं कि इंसान को हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशन से मुराद ये है कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा इर्द गिर्द अतराफ़ में कि जिनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिनको लगता है कि शायद हमें कोई आवाज़ दे रहा है, जिनको लगता है कि शायद हमें कोई हमारा अपना प्यारा या कोई शख्स हमें नज़र आ रहा है। अब आवाज़ें सुनाई देने से मुराद ये है कि मैं एक हाल ही में एक क्लाइंट को डील कर रहा था। अब वो कहता था आई एम द मैसेंजर, यानी कि मुझे जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो ऊपर से दी जाती हैं, आसमान से मुझे आवाज़ें आती हैं और मैं बड़ा ख़ास आदमी हूँ कुदरत का। तो इस तरह की आवाज़ें सुनाई देना या किसी भी किस्म की, ये तो सिर्फ मैंने अज़राह मिसाल आपको बताया। और दूसरा ये कि लोगों को चेहरे नज़र आते हैं, लोगों को ऐसे अफराद नज़र आते हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होते। हेलुसिनेशंस में आपको आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, लोग भी नज़र आते हैं। और हैरानी की हद तक आपको बताता चलूँ कि लोग तो अपने पास नज़र आने वाले किसी शख्स को जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होता, उसको खाना भी खिला रहे होते हैं। यानी कि इस हद तक उनकी जो हेलुसिनेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इसमें जो दूसरी अलामत है वो ये है डिल्यूजन्स। इसमें आपके फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव्स होते हैं, यानी कि ऐसे आपके ख्यालात जो कि हकीकत में नहीं होते हैं। बिलफर्ज, कोई शख्स मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई शख्स मेरी सोचों को चुरा रहा है, कोई शख्स जो कि बिल्कुल हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस तरह के ऐसे बिलीव्स जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फिर इसकी तीसरी अलामत ये आ जाती है कि उनकी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है। आप उनसे बात करते हैं कि जी मुझसे बात कीजिए, या फलां शख्स का नाम लेते हैं, लेकिन आपको वो रिस्पॉन्स नहीं करता। अगर रिस्पॉन्स करता है तो बिल्कुल थोड़ी सी स्पीच होती है, रिस्पॉन्स करता है बहुत कम, ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं और इनकी जो गुफ्तगू है वो बहुत बेरब्त होती है। गुफ्तगू का कोई ताल्लुक़ नहीं होता हकीकत से। ये नॉर्मल जो हमारी कन्वर्सेशन होती है इस तरह की नहीं होती, बल्कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं,
एक नुक्ते से फौरन से जंप करके दूसरे नुक्ते पर पहली बात कंप्लीट हुई नहीं, दूसरी बात पे चले गए। खुद कलामी की कैफियत में ज़्यादा रहती है। खुद कलामी की कैफियत भी होती है इनमें, और बाज़ औक़ात वो आपसे भी कलाम करते चले जाएंगे, फिर उनकी जो सोचें हैं वो बड़ी डिस्टॉर्टेड होती हैं, उनकी सोचों में रब्त नहीं होता, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, और फिर उनका जो पोस्चर है वो भी बड़ा, आप यूँ समझ लीजिएगा कि कोई शख्स अगर एक हाथ को इस तरह से करके खड़ा हुआ है तो वो इसी तरह से ही रहेगा। तो ये बुनियादी तौर पर कुछ अलामात हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखने में आती हैं। और ऐसा पेशेंट जो है वो अपने हाल से खुद बेखबर होता है। बेखबर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले 2 कैटेगरीज बताई हैं कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे जिनमें अवेयरनेस नहीं होगी कि मैं कौन हूँ। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, कुछ ऐसे ज़हनी अमराज से 2-4 अफराद हैं जो कि उस कैटेगरी में आएंगे जिसमें उनको अवेयरनेस होगी मैं कौन हूँ। और ऐसे लोग जिनको अवेयरनेस होती है उनको ट्रीट करना निस्बतन आसान होता है। अच्छा, बाद ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, आपके साथ गपशप के मूड में होते हैं, और इन जॉयफुल मूड जो है वो आपसे गपशप कर रहे हैं, तो अचानक उन पे एक कैफियत आ रही होती है कि उन्हें लगता है कि मेरा जो सामने वाला है इसके हाथ में कुछ चाकू या खंजर है और ये मुझे मारना चाहता है, और वो अचानक से उस खौफ का इजहार करते हैं। तो ये कैफियत क्या इन पे बदलती रहती हैं? आपको जब उनसे गुफ्तगू करेंगे आपको यकीनन वो नॉर्मल इतने नहीं फील होंगे। अब एक हाल ही में क्लाइंट आया, ही वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो वो अंग्रेजी में बात कर रहा था, बहुत अच्छी बात कर रहा था, लेकिन आप जब थोड़ी सी बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्स नॉर्मल नहीं है। फिर कैफियत तो डेफिनेटली बदलती हैं, मूड स्विंग्स आते हैं इनमें, और फिर जो है एक ख़ास आपको बात बता दूं कि ऐसे अफराद से बाज़ औक़ात बात करते हुए भी और इमूमन इनके करीब भी आपको थोड़ा सा एहतियात से रहना चाहिए, क्योंकि वो बेखबर होते हैं अपनी ज़ात से। बाज़ औक़ात फिर वो आप कुछ लोगों को शिकायत करते देखा है, हम तो इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने हमें थप्पड़ मार दिया। तो हमें गिला नहीं करना चाहिए, हमें खुद एहतियात बरतनी चाहिए, चूँकि वो अपने हाल से बेखबर हैं। अच्छा, ये सामने बैठे फ़र्द को या अपने करीब शख्स को भी डैमेज कर सकते हैं और ख़ुद अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, दोनों तरह से सामने बैठे शख्स को भी और ख़ुद को भी। इसीलिए इन्हें सर्वेलेंस में रखा जाता है, इसीलिए इन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है। अच्छा, शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं उनके जो रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, क्या वो तरतीब से चल रहे होते हैं या उनका कामकाज जो है, रूटीन लाइफ जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार होती है? देखिए, पेशेंट का इंकशाफ तो तभी होगा ना जब वो कुछ चीज़ें डिसऑर्डर में करेगा। अगर सभी कुछ ऑर्डर में चल रहा है तो फिर तो ये महसूस करना थोड़ा मुश्किल है कि क्या ये मरीज़ है या नहीं है। देखिए, जिस तरह मैंने सबसे पहली अलामात बताई हैं कि आपको कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि एडिशनल पॉजिटिव सिम्टम्स आप में आना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, आपकी सोच में खलल पैदा होना शुरू हो जाएगा, आपकी गुफ्तगू बेरब्त होना शुरू हो जाएगी। ये इनिशियल सिम्टम्स हैं कि आपको पता लग जाएगा कि शायद इसे कोई मसला है। अच्छा, 2-3 लोग बैठे हैं एक महफिल में और अचानक एक फ़र्द को महसूस होता है कि उसे किसी ने आवाज़ दी है या वो कोई ऐसा शोर सुन रहा है जो बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, और अगर ये एक्टिविटी मल्टीपल टाइम हो, रिपीट हो, तो फिर ये कहा जा सकता है कि इस पे कुछ ऐसी कैफियत तारी हो रही है जो इसे पेशेंट बना रही है। देखें, ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में ये जो ज़हनी मरज़ है वो लाहिक होता है, बल्कि इसकी कई वजूहात भी होती हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यानी कि इसमें मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या आपसे उसका जिक्र करता हूँ। आई वॉज़ इन हॉस्पिटल और वहाँ पर हमारी केस कॉन्फ्रेंस हुई और एक शख्स को लाया गया जो कि बारिश था और दराज कद था, बहुत खूबसूरत इंसान था, जवान था। अब वो शख्स जब सामने आया तो वो अपने हाल से बिल्कुल बेखबर था, उसको बल्कि पकड़ कर लाया गया। अब जब उसकी हिस्ट्री टेकिंग की गई तो पता ये लगा, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये डेवलप होता है और कौन सा प्रोसेस होता है, कब पता लगना शुरू होता है कि इंसान को ये स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी ज़हनी मरज़ लाहिक हो गया है। उसके जो अफराद थे, हम जोली थे, उसके जो रफ़ीक़ कार थे, वो उसे छेड़ा करते थे उसकी 6 उंगलियों की वजह से। अब जब वो छेड़ा करते थे, आहिस्ता आहिस्ता उसने बाहर निकलना बंद कर दिया। स्कूल तो नहीं जाता था,
वो काम पर जाता था, काम पर जाना बंद कर दिया और रात के वक्त यानी 2-3 बजे उसने बाहर निकलना शुरू किया। अपने सहन में बैठता था, अपनी छत में बैठता था, रात के वक्त वो गश्त करता था, रात के वक्त वो गलियों में घूमता था। क्यों? क्योंकि उसे खौफ नहीं होता था कि अब कोई मुझे इस तरह से उन अल्फाज से पुकारेगा जो मुझे जहमत देते हैं, ठीक है, जो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अब ये दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि जब हमें पता लग गया कि अब कोई ना कोई गड़बड़ है, रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। अब जब जूं ही उसने बाहर निकलना बंद कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता उसे जहनी मरज लायक हो गया, और जब वो हमारे सामने आया तो वो ही वॉज ऑल आउट नॉट इन हिज सेंसेस, तो वो अपने हवास में नहीं था, उसे पता ही नहीं था मैं कौन हूं और मैं कहां पर मौजूद हूं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें भी हमें बाज़-औक़ात इस नहज पे ले जाती हैं कि जहां पर हम ये तसव्वुर करते हैं कि हमें कंप्लीटली ज़हनी मरज़ ने आ लिया है। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया की कुछ पॉजिटिव अलामात या नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं, इस पे कुछ आप रोशनी डालेंगे? हाँ, इसमें 2 तरह की होती हैं, एक पॉजिटिव सिम्टम्स हम उन्हें कहते हैं और एक नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स अगर हमारे सुनने वालों को मैं बताऊं तो ऐसी चीज़ें जो कि हमारे अंदर इजाफा हो रहा है किसी चीज़ का, हम जिस तरह स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हमारी ज़ात में किसी चीज़ का इजाफा हो रहा है, बिलफर्ज आवाज़ सुनाई दे रही है यानी कि इजाफा हो रहा है, यानी हम सुन रहे हैं कुछ, किसी को देख रहे हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो कि हमारे अंदर किसी भी तरह से एडिशन पैदा कर रही हैं उन्हें हम कहेंगे पॉजिटिव सिम्टम्स। और ऐसी तमाम तर अलामात जो कि हमारे अंदर से कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ को नफ़ी कर रही हैं या किसी न किसी चीज़ की नफ़ी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, उन अलामात को हम कहते हैं कि ये नेगेटिव सिम्टम्स हैं। कैसे? अब हमारी स्पीच कम हो गई है ना, हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो रुक गई है, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हमारी शख्सियत से निकल रही हैं उन्हें हम नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। हमने अभी हेलुसिनेशन की बात की, डिल्यूजन्स की बात की, तो ये हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स में आती हैं, और जो हमने डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और थिंकिंग की बात की वो हमारे नेगेटिव सिम्टम्स में आती हैं। अच्छा, शिज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ जो आम मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या गलत फहमियाँ वो क्या हैं नॉर्मली? देखें, यहाँ पर ज़हनी मरज़ तो दूर की बात, यहाँ पर ज़हनी मरज़ का ख़्याल भी ले आना ये किसी ख़तरे से कम नहीं है, ठीक है। हम अगर कह भी दें, हमारे पास रोज़मर्रा में लोग आते हैं तो वो इसी डर से अपनी बीमारी को बहुत बढ़ा लेते हैं, क्योंकि लोग हमें कहेंगे कि हम नफ्सियातदान के पास जा रहे हैं, हम साइकाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो हम पागल हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले तो मुआविया साहब यहाँ पे एक्सेप्टेंस ही नहीं आई है हमारे मुआशरे में कि ज़हनी मरज़ भी कुछ होता है। ज़हनी मरज़ को ठीक करना या उसका ख्याल रखना या लोगों को कबूलियत, ये तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, आप किसी भी जो पेशेंट है उसके मर्ज़ की जो तशख़ीस है वो कैसे करते हैं? उसके लिए कोई साइंटिफिक या आप कह लें कि लैब टेस्टिंग सिस्टम है या जस्ट क्वेश्चनिंग है, इंटरव्यू है, वहाँ से आपको अंदाज़ा होता है? देखें, यहाँ पर एक हमारी फॉर्मल असेसमेंट होती है, एक इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। फॉर्मल असेसमेंट में हम कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, ये ऐसे टेस्ट नहीं होते हैं कि जिस तरह से हम किसी खून का सैंपल ले लिया, ये हम बुनियादी तौर पे कुछ चेक लिस्ट हमारी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें देखना होता है कि आया कि ये बिहेवियर्स हैं, ये वो उस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जो इनफॉर्मल असेसमेंट है उसमें हम उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, उनका इंटरव्यू भी आता है, क्लिनिकल इंटरव्यू भी होता है, ये सारी की सारी चीज़ें फिर उनकी फैमिली से भी पूछी जाती हैं, हिस्ट्री टेकिंग ली जाती है। अगर तो वो अवेयर नहीं है अपनी ज़ात से, अभी इतना सवेयर नहीं है, तो फिर हम उनकी फैमिली से सारी हिस्ट्री लेते हैं, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस नौइयत की इनको बीमारी लाहिक हुई है। अच्छा, इनकी जो आप हिस्ट्री लेते हैं या इनकी आप जो अलामात हैं उनका टेस्ट लेते हैं, तो उसकी बुनियाद पे, उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि इनका जो इलाज है वो किस पैटर्न पे किया जाएगा? इलाज किस पैटर्न पे किया जाएगा? देखें, इसकी भी आगे से कैटेगरीज हैं स्किज़ोफ्रेनिया की कि ये इसके टाइम ड्यूरेशन की वजह से कि ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, और फिर उस बुनियाद पे उन्हें वो वाली थेरेपीज दी जाती हैं।
और स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज अकेला साइकोलॉजिस्ट नहीं करता, बल्कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिल के इसका इलाज करते हैं, तब जाके इनका इलाज की जो प्रोग्नोसिस है इसका वो तो बहुत कम है, लेकिन हम उन्हें एक यूज़फुल शहरी बना देते हैं इस माशरे का। और नॉर्मली इसमें कितना टाइम चाहिए होता है एक पेशेंट को रिकवर होने में? देखिए, रिकवरी रेट जैसे मैंने पहले बताया आपको वो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हम उन्हें किसी चीज़ में इंगेज कर देते हैं, किसी चीज़ में ट्रेन कर देते हैं। बिलफर्ज अब यहाँ पर देखते हैं हमारा फाउंटेन हाउस है, यहाँ पर होता क्या है कि उन्हें सोशली कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दी जाती हैं जिससे वो रोज़मर्रा की चीज़ों को, या जिससे वो अर्न कर सकें, या जिससे वो नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकें। मैंने पहले बताया इसका प्रोग्नोसिस जो रेट है वो बहुत कम है। हम कोशिश ये करते हैं कि इन्हें यूज़फुल बना सकें, जिस तरह से कुछ बॉक्सेस बनवा लिए, जिस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें बनवा ली उनसे, जिस तरह से सिलाई सिखाने की कोशिश कर दी। कुछ ऐसे अफराद होते हैं, या जिस तरह से वो आप देखते हैं कि कुछ कपड़े बनवा लिए, कुछ कपड़ों की कटाई करवा ली, कुछ गिफ्ट्स बनवा लिए। इस तरह से हम उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए हम उन्हें नॉर्मल लाइफ में वापस लाने की कोशिश जरूर करते हैं। माइंडसेट जो है उसको आप एक ख़ास ज़ाविये से डेवलप कर सकते हैं, और उस तरह के काम जो उनकी रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे उनको वो करते हुए थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करेंगे। देखें, आपने जब सुबह के वक्त उनके साथ इंटरैक्ट करना है, उनको उनकी अब फाउंटेन हाउस की बात करें तो वहाँ पर असेंबली होती है, बाकायदा उन्हें लाइनों में सीधा किया जाता है। पहले सबसे तो उन्हें बताया जाता है कि आपने बिहेवियरल पैटर्न्स होने क्या चाहिए, तो यहाँ से बताने से लेकर उन्हें फिर मुख्तलिफ तरह के इंसेंटिव्स दे के, मुख्तलिफ तरह की थेरेपीज दे के, मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ दे के, तो फिर उनको इस नहज पे लेके आया जाता है कि वो ऐसी कारकर्दगी को, ऐसी परफॉर्मेंस दें जो कि यहाँ पर हमारे काबिल कबूल है। जैसे आपने कहा कि इनकी जो रिकवरी के चांसेस हैं या रेट है वो कम है, तो क्या रीज़न है इसकी? इसकी रीज़न देखें, कुछ तो हमारी अलामात हैं कि ये क्यों हो रही हैं। अब जब एक शख्स जो है वो सेल्फ अवेयर नहीं होगा, देखिए मैंने दो तरह की बात की कि ये अलामात ड्रग एडिक्शन की वजह से आती हैं, हमारे मुख्तलिफ ट्रॉमास होते हैं उसकी वजह से आती है, और बिलखुसूस जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जेनेटिकली जो विरासती तौर पर हम जो बीमारियाँ कबूल करते हैं उस वजह से भी इसका जो प्रोग्नोसिस रेट है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, हमारे केमिकल इम्बैलेंस हो गए हैं। अब इस वजह से हमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी, हम चीज़ों को इतना बिगाड़ लिया है कि वापस आने का रास्ता तो बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, बास पेशेंट्स हैं वो कुछ मखसूस लोगों को देख कर रिएक्ट करते हैं, लेकिन बाकी के सब कंफर्टेबल रहते हैं। लाइक एक पेशेंट, वो मेरे साथ तो नॉर्मल है, लेकिन वो अपने फादर को देख के तो हाइपर हो जाता है। अच्छा, ये किस किस्म की डिजीज़ है कि वो सिलेक्टिव है लोगों के मामले में? क्या उनके माइंडसेट में, उनके सबकॉन्शियस में कुछ जो पुराने बिहेवियर्स या रवैये हैं उन लोगों के, वो साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं और उसकी बुनियाद पे वो रिएक्ट करते हैं, या ये कोई सर्टन कैफियत है जो कुछ लोगों को देखकर तो एक फ़र्द पे तारी होती है और बाकियों के साथ वो ठीक रहता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अनकॉन्शियस में जो ऑटोमेटेड लर्निंग हो रही होती है हमारे माशरे से, जो बिहेवियर्स, जो लर्निंग, जो तल्ख रवैये हम देखते हैं अपने माशरे में, वो हमारे अनकॉन्शियस में चले जाते हैं और वो उन लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए एसोसिएट हो जाते हैं जिन लोगों ने इसका मुजाहरा किया होता है, या जिन लोगों की वजह से ऐसे रवैये ज़ाहिर हो रहे होते हैं माशरे में। बिलफर्ज किसी शख्स ने किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो अब मुझे ये बताएं कि मुस्तकबिल करीब या बईद में कभी भी वो शख्स उस शख्स के साथ चलेगा जिसने नुकसान पहुंचाया है? वो इस वजह से नहीं चलेगा, वो इस वजह से खौफ खाएगा, वो इस वजह से डरेगा क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड उसे बता रहा है कि भाई ये शख्स खतरनाक है, इसने तुम्हें पहले भी धोखा दिया है, तो अब इसके चुंगल में तुमने दोबारा नहीं फंसना। अब जब ये चीज़ें एसोसिएट होती हैं तो हमारा माइंड हमें फ़ौरन से बता देता है कि ये वही शख्स है जिसने, चूँकि यहाँ पर चीज़ें सारी रजिस्टर हुई होती हैं, सारी लर्निंग्स मौजूद होती हैं, तो जब वो शख्स दोबारा आता है तो वो सारे के सारे जो हमारे इमोशंस हैं वो वापस आ जाते हैं, सारी की सारी कैफियत वापस आ जाती हैं, सारा गुस्सा दोबारा से वहीं पे आ जाता है
क्यों? क्योंकि हमने उसे दिली तौर पर माफ़ नहीं किया होता। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, शीज़ोफ्रीनिया के जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज में अगर जल्दी इन्वॉल्व हो जाया जाए तो उसके लॉन्ग टाइम असरात क्या मरतब होंगे? अच्छा, जो माइल्ड स्किज़ोफ्रेनिया होता है, यानी कि बिल्कुल अभी पनप रहा होता है, बिल्कुल अभी ये बीमारी सुलग रही होती है, तो उस वक्त अगर हम किसी भी क्लाइंट को हम जल्दी कर लें, चूँकि मैंने आपको बताया ये एक बिल्कुल हमारे यहाँ स्टिग्मा है कि हम कबूल नहीं करते हैं बीमारी को जब तक वो उसकी इंतहा तक ना पहुँच जाए। अगर हम उसे जल्दी ले जाएं तो फिर कॉग्निटिव थेरेपीज़ के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए, मेडिसिन के ज़रिए फिर हम उसके इलाज में जल्दी करके तो हम बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन वो इंतहा आ जाए कि आपने उस बीमारी को इतना ज़्यादा सवेयर कर लिया है कि अब वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है, तब हम उन्हें यूज़फुल शहरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए अपने अतराफ़ में कि हमें कभी भी लगे कि ये यहाँ पर ये शख्स में थोड़ी सी कोई सोच में ख़राबी पैदा हो रही है, थोड़ा सा वो अपने हल्का अहबाब से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, क्या कहीं पे ये घर वालों से नज़रें चुरा के तो अकेला रहने की कोशिश कर रहा है। हमें पता लग जाता है अपनी नॉर्मल गुफ्तगू में कि कौन शख्स कुल्ली तौर पर हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहा है, कौन शख्स मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू कर रहा है और कौन शख्स नहीं कर रहा। जब हमें थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो जाए कि ये माशरे से कटने की कोशिश कर रहा है, इसकी जो गुफ्तगू का अंदाज है वो थोड़ा सा बदल रहा है, इसके जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल उसमें रब्त नहीं है, बेरब्त आइडियाज़ हैं, तो तब हमें थोड़ा सा मोहतात हो जाना चाहिए। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो हमारे लोग उमूमन कहते हैं कि भाई ये बस ओंजी कर रहा है, वैसे ही कर रहा है ये शख्स ना, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ये मसला वाकई अपने उरूज पे पहुंचता है तो तब फिर सब लोग हमसे हमदर्दी बांटने आ जाते हैं। असल वक्त तो वो हमदर्दी का होता है कि जब उसका मसला है, उसका आगाज़ होता है, जब उसके मसले का पहला सिम्टम आपके सामने आता है, तो तब हम उसमें गफलत बरतते हुए उसको उस नहज पे पहुंचा देते हैं कि जहां पे उसका वापस आना नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही वाली बीमारी है, चूँकि हमारा ये मौजू है स्किज़ोफ्रीनिया, इसीलिए हम बिलखुसूस गुफ्तगू इसी पर ही कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी नफ्सियाती बीमारियाँ भी हैं जिनमें हम हमारा जो नफ्सियाती तरीक़ा इलाज है वो बड़ा सूदमंद साबित होता है और उससे हमारे जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्किज़ोफ्रीनिया की बिलखुसूस बात कर रहे हैं, इसीलिए हम ये कहेंगे कि सीवियर कंडीशन में इंसान का वापस आना नामुमकिन सा हो जाता है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि पहले वक्त जब हमें अंदाज़ा होना शुरू हो, हम उसे किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएं। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट है उसकी जो देखभाल पे मुतय्यन अफराद हैं, वो उसके अहले खाना है या वो किसी हॉस्पिटल का अमला है, तो उन पर क्या असर हो सकता है इस पेशेंट की देखभाल के दौरान? कैसे ये पेशेंट इनको इफ़ेक्ट कर सकता है? देखें, पेशेंट की देखभाल सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं फैमिली इस सारे सिनारियों में। अब देखें, कोई भी शख्स है, आप बच्चा देख लीजिए, 24 घंटे की निगरानी मांगता है या नहीं मांगता? उसे हर वक्त देखना पड़ता है कि कोई चीज़ मुंह में ना डाल ले, कहीं ये बेड से गिर ना जाए, कहीं ये चीज़ का गलत इस्तेमाल ना कर ले। तो इस तरह से हमें हर वक्त कॉन्शियस रहना पड़ता है और घर वालों का हौसला है, घर वालों की हिम्मत है, और ऐसे लम्हात में कोई भी साथ नहीं आता, कोई भी करीब नहीं आता जब आपको ज़हनी मरज़ लाहिक हो जाए। हमारे देखने में आया है सारे दोस्ती रिश्ते नाते तमाम लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो हमारे खूनी रिश्ते हैं वो वहाँ पर स्टे करते हैं, वो आपको बार बार पूछने आते हैं, वो आपकी देखभाल करते हैं, वो दिली तौर पर दुआ करते हैं कि आप सेहतमंद हो जाएं, सेहत बख्श हो जाएं। तो ऐसे हालात में जो सूरत हाल होती है घर वालों की और जिस तरह से वो उनकी ज़हनी सेहत पे मुतासिर कर रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम तर अलामात
ये बड़ी गंभीर सूरत हाल होती है। दूसरा, आपने ये कहा कि जो अस्पताल का अमला होता है या क्लिनिक का अमला होता है वो तो इस तमाम तर चीज़ों को डील करने में ट्रेंड होता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके बरक्स बात की जाए घर वालों की, तो उनको भी एजुकेशन दी जाती है कि आपने किस तरह से इनके साथ ट्रीट करना है, किस तरह से इनके साथ बात करनी है, किन किन औकात में इन्हें क्या चीज़ फराहम करनी है, किन किन औकात में आपने इन्हें खाना देना है, कब कब आपने मेडिसिन देनी है। तो जब ये बाहमी तौर पर आप इसे लेकर चलते हैं इस चीज़ को, डॉक्टर की जानिब से भी घर वालों की जानिब से भी, तो तब जाके इसके जो असरात हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज मुआलजे पर कौन से अवामिल हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं? इलाज मुआलजे पर कौन से अवामिल हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं? सबसे पहला तो ये है कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी साइकोथेरेपीज़ वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। यानी कि जो मेडिसिन है, मैंने आपको पहले बताया कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये मिलकर काम करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, ताकि वो स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है वो अगर थोड़े से कम अलामात हैं तो वो बेहतर हो जाए, अगर सीवियर प्रॉब्लम्स हैं तो वो ज़रा नॉर्मल होने की कोशिश करे। ठीक है, अब साइकाइट्रिस्ट मिलकर काम करता है, दवाइयाँ मिलकर काम करती हैं, उनका जो नफ्सियाती तरीक़ा इलाज है, साइकोथेरेपीज़ हैं, उनकी जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। फिर उनकी जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हैं कि उन्होंने कौन कौन से काम खुद करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने अपनाना है, वो बड़ा भरपूर किरदार अदा करती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर वो हॉस्पिटलाइज नहीं हैं तो फिर उनके जो घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है कि जब कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया का क्लाइंट, कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया से दो चार होने वाला शख्स अगर किसी एक घर में है तो यकीनन उनके लिए एक बहुत आजमाइश का वक्त है, उनके लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट्स हैं शिज़ोफ्रेनिया के वो किसी एक इलाज गाह में हैं, चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट क्लिनिक है जहां और भी यानी पेशेंट्स मौजूद हैं, पेशेंट के उस माहौल में रिकवर करने के चांसेस ज़्यादा हैं या घर के माहौल में वो जल्दी रिकवर कर सकता है? देखें, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मरज़ है वो किस नौइयत की है। अब हम देखते हैं वहाँ पर फाउंटेन हाउस में, अब वहाँ पर सारे और भी इस तरह के गवर्नमेंट अस्पतालों में भी साइकाइट्रिक वार्ड हैं जहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं डेफिनेटली, लेकिन ऐसे माहौल में जहाँ पर आपको मुकम्मल केयर दी जा रही है। अभी हाल ही में हमने एक स्प्रिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाया उन लोगों के लिए जो जहनी मरीज़ थे, और हाल ही में हमने एक उनके लिए जो सूफ़ी नाइट है वो हमने तरतीब दी, उसका इनेकाद करवाया। तो ऐसे माहौल में जहाँ पर उन जैसे लोग होते हैं और उन लोगों को वैसी केयर दी जाती है जैसे रिक्वायर्ड होती है, तो ऐसे माहौल में जल्दी लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अब देखें कि जो हमने स्प्रिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाया, उनकी मुख्तलिफ गेम्स करवाई एंड दे वर हैप्पी। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि हमने सूफ़ी नाइट हमने तरतीब दी थी वहाँ पर, और सूफ़ी नाइट में वो सुनते हुए झूम रहे हैं कलाम से, और वो क्या ही खूब उनका एक मंज़र था कि वो उससे तार जोड़े हुए थे अपने खालिक से और मुकम्मल मस्त हो गए थे। तो ऐसे माहौल में जहाँ पर मुकम्मल केयर है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ उनके लिए तरतीब दी जाती हैं, ऐसे माहौल में उनका ठीक होना उस बीमारी की नौइयत के लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, शिज़ोफ्रेनिया की जो अंडरस्टैंडिंग है या इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से कोई उम्मीद अफज़ा रिसर्च मुतवक्के है? देखें, दिन ब दिन वो क्या कहते हैं, वाबस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो हमारी बड़ी उम्मीद है कि जो लोग हैं, जो हमारे साइंसदान हैं, वो इस पे ज़रूर रिसर्च करेंगे और इस बीमारी को ठीक करने में बड़ा भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो अभी तक तो हम बड़ी भरपूर हमारी तवक्को है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि इस बीमारी से भी लोग नजात पा जाएंगे। जब पेशेंट के अलावा जो फैमिली मेम्बर्स हैं या दोस्त अहबाब हैं, आप क्या तजवीज़ करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे कि इन लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए जब इन्हें ये महसूस हो जाए या मालूम हो जाए
कि इनके करीब जो पेशेंट जो फ़र्द है वो दरअसल एक शिज़ोफ्रीनिया का पेशेंट है? देखिए, सबसे आपने ये बड़ा बुनियादी नुक्ता आपने उठाया है। जो करीबी लोग होते हैं, जिस तरह दोस्त अहबाब हैं, ऐसी सूरत हाल में वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे रेयर चांसेस देखे हैं कि कोई ऐसे दोस्त अहबाब पीछे आए। ऐसी सूरत हाल में जो बिल्कुल करीब रहते हैं वो घर वाले होते हैं। तो घर वालों को मैं समझता हूँ कि उनका जितना हौसला है, और मैंने ये भी देखा है, हम सब ने ये देखा है, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं वो आपको मिलने आते हैं, पेरेंट्स आपको देखने आते हैं। और जो बाकी खून के रिश्ते हैं वो भी डेफिनेटली दर्द तो महसूस होता है। उनको बिहेव किस तरह से करना चाहिए कि सबसे पहले जब अलामत का इजहार हो तो उन्हें कोशिश करें कि तरजीही बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर किसी भी माहिर नफ्सियात से, किसी भी साइकाइट्रिस्ट से उन्हें रुजू करना चाहिए। अब जब भी ज़हनी मरज़ लाहिक होता है, जब वो अपनी पीक पर नहीं पहुंचता, जब वो फुल एपिसोड उसकी नहीं आती है, तो तब हमारा जो रवैया होता है उनके साथ वो बड़ा तल्ख होता है। चूँकि हमें भी अंदाज़ा नहीं होता कि इसको ज़हनी मरज़ है, हम ही तशख़ीस नहीं कर पाते कि इसे ज़हनी मरज़ है। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम उनके साथ एक जेंटल बिहेवियर यानी कि हमदर्दी का रवैया उसका इजहार करते हैं। उससे पहले हमें अंदाज़ा नहीं होता है, हम यही समझ रहे होते हैं शायद ये हमारे अंदर से ही कोई शख्स है। जिस तरह आम दूसरे हमें बीमारियां लाहिक होती हैं, इस तरह ज़हनी मरज़ भी लाहिक हो सकता है, तो हम उन्हें नॉर्मल ही समझ रहे होते हैं। हमें अमूमन ये भी सुनने में आया कि ये ड्रामे करते हैं, इन्हें पता ही नहीं लगता, ये शायद खुद से ये काम करने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, अभी वो बीमारी का आगाज़ है, तब से ही हमारा एक हमदर्दी का रवैया होगा तो वो उसकी बीमारी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और हमारी आदत भी है बरसगीर पाक व हिंद के रहने वाले लोगों की, और ख़ुसूसन पाकिस्तान में, कि लोग इंटरनेट के थ्रू कोई टोटके तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब चैनल्स हैं या बाकी सोशल मीडिया के टूल्स हैं, उनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्या ऐसे किसी पेशेंट के लिए किसी ऐसे यानी सेल्फ आप कह लें कि जो एक इलाज है उसका रिस्क लिया जा सकता है या नहीं लेना चाहिए? देखें, अगर तो वो क्वालिफाइड हैं, ठीक है, अगर तो वो क्वालिफाइड माहिर नफ्सियात साइकाइट्रिस्ट हैं तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर किसी भी शख्स को कोई रोकथाम नहीं है, आपका कोई एरिया है ही नहीं है और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी महारत है ही नहीं है, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, आप उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन है ही नहीं है, आप उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हमने भी सोशल मीडिया पर जब देखते हैं तो हमें हंसी आती है कि आपका दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर देखने में आते हैं, क्योंकि एक जिसने सालों लगाए हैं एक चीज़ में, एक सर्टिफिकेशन में, उसमें महारत हासिल करने में, किस तरह से एक शख्स जब माइक उसके पास आ गया, कैमरा आ गया और वो उस हवाले से बात कर रहा है, किसी भी, हम तो स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से बात कर रहा है, ऐसे लोगों से एहतराज़ करना, ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों की बातों को फॉलो ना करना, ये उतना ही ज़रूरी है कि जितना हम समझ लें कि जितना एक साइकाइट्रिस्ट ज़रूरी है। वैसे भी पेशेंट टू पेशेंट जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करती हैं, कैफियत वेरी करती हैं। तो ऐसे में अगर हम एक यूनिफॉर्म फार्मूला किसी ऐसे पेशेंट पे लगाने की कोशिश करेंगे तो वो खुदा न खास्ता नुकसानदेह भी हो सकता है। नुकसानदेह भी हो सकते हैं। देखें, जिस तरह मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में बात की कि वो जो क्लाइंट है उसको मरज़ किस नौइयत का है, क्योंकि हर क्लाइंट को तो एक ही, आप यूँ समझ लीजिए कि वो नहीं होता, मरज़ नहीं होता, एक ही सिम्टम्स नहीं होते हैं, मुख्तलिफ सिम्टम्स के साथ लोग आते हैं और उनको मुख्तलिफ तरह से ट्रीट किया जाता है। आजकल के लोगों में ये तो अवेयरनेस होती है, अब लोग आते हैं कि सर हमें डिप्रेशन है,
हम कहते हैं आपको कैसे पता डिप्रेशन है? तो एक तरह से एक अच्छी बात है कि लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि ज़हनी अमराज भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन दूसरी एक जो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इसके बरक्स बात है, वो ये है कि इसका नुकसान भी हो सकता है। वो खुद से ही सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उल्टा उसका बाज़-औक़ात नुकसान भी देखने में आया है। डॉक्टर साहब, कोई पेशेंट्स या फैमिली के हवाले से आप कोई एडवाइस करना चाहें? दिस इज़ द क्लोजिंग सेंटेंस। इनके सब्र को मैं दाद देता हूँ कि जिस घर में भी ज़हनी मरीज़ है और वो उसको बर्दाश्त करते हैं, और यकीनन बर्दाश्त का जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा होता है। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।